So, Government India notifies guideline for the manufacturing of electric passenger cars in India. Why in India? Why in news? Ministry of Heavy Industry has released detailed guideline for the scheme to promote manufacturing electric passenger cars in India. SPMEPCI originally announced in 15th of August 2024. So India is inviting those companies who are electric car manufacturers, e-vehicle manufacturers, और ये प्रोग्राम जो है ये 2015 से अलग अलग तरह के व्हीकल्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है. And we are inviting the companies who can manufacture electric cars in India, especially for Tesla type of companies. But the point is, India की टाटा और महिंद्रा they are also performing very good. और टाटा की इलेक्ट्रिक कार्स और महिंद्रा की अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनवाइट कर रही है इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर्स को. इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चर के अंदर एक BYD है, चाइना की कंपनी, बहुत अच्छी कारें बनाती है और अच्छी कंपनी है. उसके अलावा टेस्ला है, उसके बाद अलावा थाईलैंड की कुछ कंपनीज हैं, थाईलैंड है तो थाईलैंड की कोई कंपनी है शायद, वो भी इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है इसी तरह से. तो इंडिया इज इनवाइटिंग दोज कार मैन्युफैक्चरर्स हु आर electric car manufacturers. So notably, while Tesla has shown interest in opening showrooms in India, it has not committed to setting a manufacturing unit. टेस्ला चाह रहा है कि इंडिया के अंदर हम लोग आए अपने शोरूम्स खोले, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है आए इंडिया में कार मैन्युफैक्चरिंग करें. अब कार मैन्युफैक्चरिंग के साथ बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, बट एक ड्रॉबैक जो है इलेक्ट्रिक कार के साथ जो है, दैट इज द रूल ऑफ China, because China is having the rare earth minerals, and China is not giving its rare earth minerals to any country. It is not giving rare earth minerals to India. That is, उसमें एक specific magnet आते हैं जो चाइना से आते हैं. China is not going to sell to India, and it is getting problem for India क्योंकि इंडिया में कार इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग हो रही है. सिमिलरली जापान को भी कुछ वो नहीं दे रहा. इसी तरह से जापान को काफ़ी लंबे टाइम से वो रेयर अर्थ मेटल जो है, मिनरल्स हैं, वो नहीं दे रहा. अभी इंडिया को लेके भी स्टार्ट यूजिंग दैट पॉलिसी कि इंडिया को भी हम लोग इस तरह से जो पार्ट्स हैं वो नहीं सेल करेंगे. उसमें अभी जो प्रॉब्लम आ रही है रिसेंट डेज में जो मैंने पढ़ा है, दैट इज चाइना से मैग्नेट्स आते हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर लगते हैं. चाइना इज नॉट एक्सपोर्टिंग दो मैग्नेट टू इंडिया. देन उसके बाद टेस्ला के साथ, तो टेस्ला इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना चाहता. इंपोर्ट ड्यूटी कंसेशंस, कंपनीज में इंपोर्ट अप टू 8,000 E4 vehicle annually and reduce 15% duty down to 70 to 10,000, 70 to 100%, sorry. Companies may import 8,000 E4 wheelers, इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स 8,000 तक इंपोर्ट कर सकते हैं. और उसके ऊपर ड्यूटी में जो रिलैक्सेशन रहेगा 70% टू 15% तक, रिड्यूस्ड 15% ड्यूटी रहेगी उनके ऊपर, जो 70 टू 100% तक जो रहती है. अप्लाइज टू CBU with minimum CIF value of $35,000. Benefit benefit valid for 5 years from application approval. ये CBU मॉडल है, and that is मैं इसकी फुल फॉर्म भूल गया. कंप्लीटली बिल्डअप, मतलब बनी हुई कारें बाहर से तैयार होकर इंडिया आएंगी. कंप्लीटली बिल्डअप कार्स ये बाहर से तैयार होकर आएंगी, पर उसका एक लिमिटेड नंबर है, उससे ज़्यादा CBU मॉडल के तहत इंडिया में कारें नहीं लेके आ सकते. तो एक लिमिट तक ही उनको अलाउड है. प्लस टैक्सेशन थोड़ा सा रिलैक्स रहता है. एंड CIF वैल्यू जो उनकी $35,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. बेनिफिट वैलिड फॉर 5 years फॉर एप्लीकेशन अप्रूवल. उसके लिए कंपनी को एप्लीकेशन देना पड़ता है. जैसे कुछ कार कंपनीज हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो फोर्ड अपनी कारें इंडिया में बेचेगी, कहते हैं वो CBU मॉडल पे आएंगी, मतलब बाहर से तैयार होकर आएंगी और इंडिया में आके वो कारें बिकेंगी. पर हालांकि उनका एक प्लांट इंडिया में अवेलेबल है अभी भी, चेन्नई में शायद, और उसमें हो सकता है कार मैन्युफैक्चरिंग करें या फिर CBU मॉडल से बाहर से कारें इंडिया आए. कुछ कार मॉडल जैसे इंडिया में जो कारें आती हैं, जैसे एक्सपेंसिव कार्स होती हैं, जैसे टोयोटा की जो कार आती हैं, कुछ महंगी कारें जो टोयोटा की आती हैं, वो CBU मॉडल से आती हैं. इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होती, मैन्युफैक्चर बाहर से होकर आती हैं. एक सर्टन लिमिट तक उनको इंडिया में अपनी कारें अलाउड होती हैं बेचने के लिए. देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 4,150 करोड़, लगभग 4,150 करोड़ रुपए उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा. मैन्युफैक्चरिंग मस्ट स्टार्ट विद इन 3 ईयर, 3 साल में मैन्युफैक्चरिंग. एलिजिबिलिटी एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स पेंट, प्लांट मैन्युफैक्चरिंग, ER&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी उसकी, बिल्डिंग्स 10% ऑफ कैप, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर 5% कैप. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलैक्सेशन दे रही है कि आप मैन्युफैक्चरिंग करो. लैंड कॉस्ट एक्सक्लूडेड है उसके अंदर. डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन DVA टारगेट्स क्या है?
25% DVA within 3 years, 50% DVA within 5 years. Safeguard and compliance, applicants must provide a bank guarantee of foreign customer duty capped for 6,484 crore or 4,150 crore, whichever is higher. Guarantee must remain valid throughout the scheme tenure. Eligibility criteria, global group revenue for automotive manufacturing 10,000 crore, fixed asset investment by company group or 3,000 crore. एप्लीकेशन प्रोसेस की एप्लीकेशन विंडो मिनिमम 120 डेज स्टार्टिंग जून 25 से इसकी विंडो स्टार्ट होगी, वैलिड 15 मार्च 2026 तक, नॉन रिफंडेबल 5 लाख, इसकी जो फीस होगी 5 लाख रुपए आपको फीस जमा करानी पड़ेगी जो नॉन रिफंडेबल है। आप इंडिया में आओ, कार मैन्युफैक्चर करो, कुल मिला के यही है इसके अंदर। और कंप्लीमेंट ईवी इकोसिस्टम स्कीम क्या कहती है? पीएम ई ड्राइव 2024 में स्टार्ट होती है। इंसेंटिवनेस सेल्स फॉर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स एंड ई बसेस। एंड पीएलआई ऑटो 2021 में शुरू होती है। बूस्ट एएटी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग। एंड उसके बाद पीएलआई एसीसी, ये जो बैटरी से रिलेटेड स्कीम है, एसीसी बैटरीज। पीएलआई एसीसी मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव एंड एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल से रिलेटेड, मतलब वही बैटरी से रिलेटेड है और पीएलआई स्कीम। और इसमें टारगेट है 50 गीगावाट एडवांस बैटरी प्रोडक्शन, इंडिया के अंदर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करनी है। और फेम 2 एनकरेजेस ईवी पार्ट्स एंड सब असेंबली मैन्युफैक्चरिंग, तो जितने पार्ट्स इंडिया में उसकी असेंबलिंग होगी। पीएम ई बस सेवा पीएसएम सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ 38,000 ई बसेस। उसके बाद एसपीएमई पीसीआई फोकस्ड ऑन ई कार मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। कंक्लूजन, एसपीएमसी के जो भी हमने डिस्कस किया, scheme is landmark step for India's journey towards green mobility, domestic manufacturing, attracting foreign EV grants, boosting local value chains, achieving net zero targets. It strategically balanced foreign participation with the domestic economic benefits, making India globally competitive EV hub. तो कुल मिला के टारगेट यही, इंडिया को ईवी हब में कन्वर्ट करना है। इंडिया में आओ, कार मैन्युफैक्चर करो, यहाँ से एक्सपोर्ट भी करो, इंडिया में भी बेचो, तो पोल्यूशन कम होगा, प्लस इंडिया के अंदर पेट्रोल की डिमांड कम होगी, प्लस यहाँ से जो कार्स बाहर जाएंगी तो इंडिया को प्रॉफिट होगा, बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा। उल्लास स्कीम एजुकेशन से रिलेटेड है। जन जन साक्षर नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, उल्लास के नाम से नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास, अंडरटेकिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इंडिया सोसाइटी, इंडिया ऑल इन सोसाइटी, ये इसका पूरा नाम है। अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, अपडेटेड। Goa became the first fully literate state under the ULAS program. India moves closer to achieving 100% literacy rate by 2030 तक आते आते हम 100% लिटरेट हो जाएंगे। हालांकि लिटरेसी लेवल, एजुकेशन स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, गवर्नमेंट टोटली फोकस है उसके ऊपर, बार बार अपने एजुकेशन प्रोग्राम्स को रिवाइव करती जा रही है, उसके अंदर स्टैंडर्ड्स को इंक्रीज कर रही है। व्हाट इज ULAS? Aimed at adults age 15 plus who missed formal education, aligned with NEP program, New Education Policy 2020, promotes inclusive lifelong learning across all backgrounds. Key objectives क्या हैं? Empower citizens through education, foster participation in national building, promote self-reliance, skills and social integration. 5 key components क्या हैं? Foundational literacy and numeracy, critical life skills, basic education up to class 8th level, vocational skill development, continuing education including digital literacy, financial literacy, etc. और डिजिटल इंटीग्रेशन, उल्लास ऐप फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर लर्नर्स और वॉलंटियर्स, सपोर्ट सेल्फ रजिस्ट्रेशन एंड सर्विस, दीक्षा पोर्टल, एक्सेस टू फ्री लर्निंग कंटेंट एंड रिसोर्सेज फॉर द एनसीईआरटी। तो इसके लिए दीक्षा पोर्टल बनाया है ताकि एनसीईआरटी का जो मटेरियल है, जो बुक्स अवेलेबल है, उसके ऊपर इजी एक्सेस हो सके। विजन जन साक्षर भारत, अ फुली लिटरेट एंड एम्पावर्ड सोसाइटी बेस्ड ऑन कर्तव्य बोध, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड वॉलंटियरिंग।